आ रहा है रैखिक प्रोग्रामन या रेखीय प्रक्रमण या लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं और पद हैं उनको यहाँ पे समझ लें। सबसे पहले हम लोग असमिका को समझते हैं, इनइक्वालिटी। असमिका या इनइक्वालिटी क्या होती है? अगर कोई भी ऐसे दो चर या अचर मान जिनके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह लगे हों, इनके चिन्ह लगने से जो नया प्रतिबंध प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? असमिका। ये संबंध चरों में भी हो सकता है और नियतांकों में भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए x लेस देन 3 लिखा है, तो इसका मतलब है x का मान 3 से छोटा है। यहाँ पे x क्या है? चर, और 3 क्या है? नियतांक। ऐसे y ग्रेटर देन 5 है, x लेस देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये x के पदों में भी होती हैं, y के पदों में भी और कांस्टेंट में भी होती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं लिखता हूं कि 2 लेस देन 3 है, तो ये असमिका है कांस्टेंट के पदों में। अगर मैं लिखता हूं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये जो असमिका है वो किसके पदों में? चर के पदों में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चर राशियों या अचर राशियों में इनमें से कोई भी चिन्ह लगाकर हम लोग नया एक संबंध बनाते हैं तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? असमिका। ठीक है, उदाहरण भी इसमें लिखे हुए हैं। अब आ जाओ रेखीय असमिकाएं क्या होती हैं। रेखीय असमिकाओं में क्या होगा कि जो भी चर x या y आएंगे उनकी घात 1 होगी। ठीक है, जैसे x के पदों में है तो x पे पावर 1, y के पदों में है तो y पे पावर 1। दोनों आ रहे हैं तो दोनों पे ही घात क्या होगी? 1। तो इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक असमिकाएं। रैखिक असमिकाएं वे होती हैं जिनमें चर आते हैं और चर पे घात क्या होती है? 1। ठीक है, ये भी एक रैखिक असमिका है। क्या ये रैखिक असमिका है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें चर है ही नहीं। और अगर मैं ऐसे लिख दूं a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये है रैखिक? ये भी नहीं है, इसमें चर नहीं आ रहे। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसमें घात 2 आ रही है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली हेडिंग पे। ये समझ में आ गई रैखिक असमिकाएं जिनमें चर आएंगे। एक चर भी आ सकता है, 2 चर भी, 3 चर भी। एक चर आएगा तो उस पर घात 1 होगी, 2 चर आएंगे तो भी उस पर पावर 1 ही होगी। और चिन्ह यही लगेंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा कहीं भी। 4 में से कोई भी एक चिन्ह आ सकता है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल। तो 2 चर वाली रेखिक असमिकाएं कौन सी होती है? जिनमें 2 चर राशियां x और y होती हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। या और भी बना सकते हो, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एक चर वाली हो गई। x माइनस वाई लेस देन 1, ये 2 चर वाली हो गई। x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 चर वाली हो गई। तो जब एक चर होगा उस पर पावर 1, तो ये एक चर वाली रैखिक, ये 2 चर वाली और ये 3 चर वाली। समझ में आ गया? और इनको क्या कहेंगे? केवल असमिकाएं। ये केवल असमिकाएं तो सभी हैं, पर अगर वो चर के पदों में होंगी तो बोलेंगे एक चर वाली या 2 चर वाली, जो भी है। अगली हेडिंग है रैखिक असमिकाओं के निकाय। रैखिक असमिकाओं के निकाय का मतलब है 2 या 2 से अधिक रैखिक असमिकाएं अगर हमको दे देते हैं तो ऐसे निकाय को, ऐसे समीकरणों के, असमिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? रैखिक असमिकाओं का निकाय। ठीक है, इसमें परिभाषा पढ़ सकते हो। 2 या 2 से अधिक रैखिक असमिकाओं के समूह को रैखिक असमिका निकाय कहते हैं।
और या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये तो इसमें इसके बारे में बताया गया है, हल के बारे में, कि अगर इनका कोई हल नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, असंगत निकाय, और कोई ना कोई हल होता है तो उसे क्या कहते हैं, संगत निकाय। ठीक है, एक या एक से ज्यादा हल होंगे तो संगत, और अगर एक भी हल नहीं होगा तो असंगत। ये तुमने वहां भी पढ़ा था आव्यूह में, आव्यूह में संगत हल और असंगत हल। उत्तल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज एक ऐसा आकृति है जिसमें चारों तरफ से वो आकृति बंद आकृति होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी, और उस बंद आकृति के अंदर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाएं तो जो रेखा बनती है वो उस आकृति के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। बहुभुज तो तुम जानते ही होगे, जिसमें कई भुजाएं होती हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, है ना, ऐसे। तो इनमें तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं होती हैं और ये क्लोज डायग्राम होता है, बंद आकृति होते हैं। तो उत्तल बहुभुज क्या है और कौन सा नहीं है, ये चीज यहां पे समझे। जैसे मैंने एक आकृति तो ये बना दी, ऐसे बना दी मैंने एक आकृति, ठीक है, और एक आकृति मैंने ये बना दी इस तरह से। अब इस आकृति में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कहीं दो बिंदु लें और इन बिंदुओं को मिलाने वाली अगर हम रेखा खींचे तो ये आकृति के बाहर निकल रही है कि नहीं, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं है। और ये उत्तल बहुभुज है। क्यों है? इसमें तुम कहीं भी कोई भी बिंदु लेके मिलाना, वो रेखा इस आकृति के बाहर नहीं निकलेगी। कहीं भी मिला लो, तुम बता सकते हो कोई ऐसे बिंदु, कहीं भी दो बिंदु ऐसे बता सकते हो, उनको मिला के जो रेखा है वो इस आकृति के बाहर हो जाए। हो सकता है क्या ऐसा? मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे कोई भी एक कोना अंदर की तरफ दबा हुआ होता है तभी वो क्या है, उत्तल बहुभुज नहीं होता है। जिनमें साधारण एक तरफ से भुजाएं बनती चली जाती हैं तो वो क्या होते हैं, उत्तल बहुभुज। ये उत्तल बहुभुज है। आ गया समझ में? अब आते हैं उत्तल बहुभुज की एक प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जो असमिकाओं का निकाय दिया रहता है ना, दो या दो से ज्यादा असमिकाएं, तो उन निकाय के जो भी हल होंगे, जैसे x और y के पदों में तुमको दो या दो से ज्यादा समीकरण दे दिए असमिका, और उसको हल करके जो हमने x और y के मान निकाले, तो वो x और y के मान हमेशा इस उत्तल बहुभुज के शीर्षों पे आते हैं। ठीक है, इसके शीर्षों पे आएंगे उसके जो हल है। और इसकी एक खास बात और है कि जो असमिका का संगत निकाय है, जैसे संगत और असंगत निकाय बताया ना मैंने तुमको, तो जो असमिकाओं का संगत निकाय है वो आकृति हमेशा क्या बनेगी, उत्तल बहुभुज। संगत निकाय का मतलब क्या है, कोई ना कोई हल है, और असंगत निकाय का मतलब, तो असंगत निकाय होगा कोई हल नहीं होगा तो आकृति ऐसी भी आ सकती है, और खुला हुआ अपरिबद्ध क्षेत्रफल भी आ सकता है इस तरह का, ऐसा भी आ सकता है, ऐसे दो रेखाएं होंगी और ऐसे ये अपरिबद्ध क्षेत्रफल भी आ सकता है बाहर की तरफ। तो ये कब होगा, जब निकाय का असंगत हल होगा। और अगर निकाय का संगत हल होगा असमिका का, तो संगत हल में तो जो आकृति है वो हमेशा कैसी बनेंगी, उत्तल बहुभुज बनेंगी, बंद भी बनेंगी और उत्तल बहुभुज भी बनेंगी। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक चीजें थी। अब आ जाओ इस चैप्टर में जो नाम है इसका क्या है,
रेखीय प्रक्रमण। रेखीय प्रक्रमण क्या होता है? देखो, जब हमको कुछ प्रतिबंध दिए जाते हैं और उन प्रतिबंधों के आधार पर हमको किसी पद का उच्चतम या न्यूनतम मान निकालना है, कुछ दी गई शर्तों के आधार पर किसी पद का उच्चतम या निम्नतम, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो उस मान को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रैखिक प्रक्रमण। इसकी यह परिभाषा लिखी है कि रैखिक प्रक्रमण वह प्रक्रिया है जो व्यवसाय में कुछ निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुकूलतम मान प्राप्त करती है। अनुकूलतम में मतलब है कि अधिकतम मान भी पूछ सकते हैं और न्यूनतम मान भी पूछ सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ लो। जैसे कोई दुकानदार है और उसकी दुकान पे कुर्सी और टेबल बनाई जाती है। अब वहां पे हमको कुछ शर्तें दी जा रही हैं कि एक कुर्सी को बनने में 1 घंटा लगता है, एक टेबल को बनने में 2 घंटे लगते हैं। एक दिन में 20 से ज़्यादा कुर्सी और टेबल मिला के तैयार नहीं होती है। तो अगर हम कुर्सियों की संख्या को मान लें x और टेबल की संख्या को मान लें y, और ये कुर्सी बनाने में लग रहा है 1 घंटा, टेबल बनाने में लग रहा है 2 घंटे, और कोई भी जो कर्मचारी है वो एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है, तो यहाँ पर जो 8 घंटे में कुर्सी और टेबल बनी तो वो x प्लस 2 इंटू वाई 2y और लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा घंटे काम नहीं करेगा, वो 8 या 8 से कम घंटे काम कर लेगा। तो ये एक रैखिक प्रतिबंध बन गया। ठीक है। इसके अलावा ये बोल दिया जाए कि एक कुर्सी को बनाने में कुछ घन मीटर दिया जाए कि 5 घन मीटर लकड़ी का उपयोग होता है और टेबल को बनाने में 6 घन मीटर लकड़ी का उपयोग होता है, तो 5 घन मीटर से कुर्सी में लगी 5x और इधर 6y, और टोटल मान लो 100 घन मीटर लकड़ी है, तो 100 घन मीटर जितना मटेरियल होगा उससे ज़्यादा तो बन नहीं जाएगा, तो एक असमिका ये हो जाएगी। फिर तुमसे ये पूछेंगे कि कितनी कुर्सी और टेबल बनाई जाएं जिससे व्यापारी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है। यहाँ पे ये समय के अनुसार बना, ये उसके जो बनाने में जितना मटेरियल लग रहा है, जितनी लकड़ी लग रही है उसके अनुसार बना, और एक मूल्य के हिसाब से भी बन सकता है। मूल्य के हिसाब से ऐसे बनेगा कि मान लो एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है तो इधर 100x हो जाएगा, और टेबल का मूल्य 150 रुपये, और उसके पास कुछ 20,000 रुपये हैं जो वो उनको बनाने में लगा सकता है। तो इस तरह से ये असमिकाएं बन जाती हैं। इन असमिकाओं को कहते हैं रैखिक प्रतिबंध। तो इन निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले परिणामों से तुमसे ये पूछा जाएगा कि टोटल कितने कुर्सी टेबल बनाए जाए। तो ये कुर्सी और टेबल की संख्या को हम किससे मान लेंगे? z से या p से। तो अब वो कितने कुर्सी और टेबल बनाए जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, या कितने कुर्सी और टेबल बनाए उससे उसको कम से कम नुकसान हो, है ना, नुकसान कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इस तरह की चीजों को ज्ञात करने के लिए ही हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेखीय प्रक्रमण का। आई बात समझ में? ये एक एक समीकरण क्या है? असमिका। और इसको क्या कहते हैं? प्रतिबंध। असमिका या रैखिक प्रतिबंध एक ही बात है। ये सभी समीकरणों को मिला के जो निकाय बना इसको क्या कहते हैं? रेखीय असमिका निकाय। ठीक है। इन निकाय को हल करके x और y के मान निकाले जाते हैं, x और y के मान यहाँ रखे जाते हैं। अगर z का मान x के और y के जिस मान के लिए अधिकतम प्राप्त होता है तो हमें पता चल जाता है कि इतनी कुर्सी बनाई जाए और इतनी टेबल, तो हमें लाभ
ज्यादा से ज्यादा होगा, इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन उसके जो बनेंगे वो मैंने बताया। अब हम आते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं पर। रेखीय प्रक्रमण की कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले उद्देश्य फलन। जब तुम कोई भी रैखिक प्रतिबंध तुमको दिए जाते हैं और तुम उससे किसी दिए गए पद का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात कर रहे होते हो, तो जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना होता है उसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें ये z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बोला, तो हमें z का अधिकतम मान निकालना है, तो यहाँ पे z क्या है? उद्देश्य फलन, क्योंकि इसी का अधिकतम मान या इसका न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, उद्देश्य फलन का जो महत्तम या न्यूनतम मान आता है उसी को क्या कहते हैं? इष्टतम या अनुकूलतम मान, है ना। ये भी एक परिभाषा है, ये भी एक परिभाषा है। ये उद्देश्य फलन की हो गई। अगर तुमसे पेपर में पूछते हैं कि उद्देश्य फलन, वो इष्टतम मान किसे कहते हैं या अनुकूलतम मान किसे कहते हैं, तो जिस उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकाला जाता है उस अधिकतम या न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं? इष्टतम मान या अनुकूलतम मान। क्या होगा जब x और y निकल के आएंगे या रखे जाएंगे, तो z का मान मान लो आ गया एक 20 और एक आ गया 50, तो इसके इष्टतम मान या तो 20 होगा या 50 होगा, ऐसे। ठीक है, प्रतिबंध या व्यवरोध किसे कहते हैं? ये मैंने अभी बताया तुमको कि जो रैखिक जो समीकरण निकाय बनता है ये प्रतिबंधों के आधार पर बनता है। ये हर एक असमिका को ही क्या कहते हैं? प्रतिबंध। और एक और नाम है इसका, क्या नाम है? व्यवरोध। असमिका, प्रतिबंध, व्यवरोध एक ही बात है। ठीक है, ये प्रतिबंध ही तो है कि इसका मान 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये प्रतिबंध है। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रतिबंध या व्यवरोध। किसी भी रेखीय प्रक्रमण को हल करने के लिए जो असमिकाएं दी जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रतिबंध या व्यवरोध। सुसंगत हल क्या होता है? जब किसी रेखीय प्रक्रमण के सवाल को करते हैं तो उस रेखीय प्रक्रमण में तुम्हें असमीकरण ये रैखिक प्रतिबंध दिए जाएंगे इस तरह के। ये इससे तुम क्षेत्र बनाओगे, x और y अक्ष से जो चतुर्थांश बनता है वहां पर इससे एक क्षेत्र बनेगा। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सुसंगत क्षेत्र। और वो क्षेत्र हमेशा कैसा बनेगा? कभी उत्तल बहुभुज बनेगा, कभी नहीं भी बनेगा। अगर हल होगा तो उत्तल बहुभुज बनेगा और हल नहीं होगा तो उत्तल बहुभुज नहीं बनेगा। तो इसको ही सुसंगत या संभाव्य क्षेत्र कहते हैं, जो दी गई रेखीय प्रक्रमण समस्या के सभी प्रतिबंधों का पालन करने वाले चर राशियों के मान का ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफ में बनाते हैं। तो ग्राफीय निरूपण से जो क्षेत्र मिलता है उसे क्या कहते हैं? सुसंगत क्षेत्र। और सुसंगत हल क्या होता है? चर राशि के मानों का वह समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों का पालन करे उसे क्या कहते हैं? सुसंगत हल या संभाव्य हल। इन तीनों प्रतिबंधों का पालन करने वाले जो x और y के मान आते हैं उसी को क्या कहते हैं? सुसंगत हल। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण निकाय हो गया। इसको हल किया, हल करके किसके मान निकाले? x और y के। तो x और y के वो सभी मान जो इसको क्या करें? संतुष्ट करें। इसको संतुष्ट करने वाले x और y के सभी मानों को क्या कहते हैं? सुसंगत हल। चर राशियों के मानों का वह समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों का पालन करे उसे सुसंगत हल कहते हैं। ठीक है, और जो प्रतिबंध दिए रहते हैं उन प्रतिबंधों का ग्राफीय निरूपण करें। ग्राफीय निरूपण से जो क्षेत्र मिलेगा उसे क्या कहेंगे? सुसंगत क्षेत्र। जैसे मैं बताता हूं तुमको कि मान लो ये इस तरह का बन जाता,
एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है। यहाँ पर ये मूल बिंदु है ओ, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जो क्षेत्र बन के आया इसके बीच में, इन समीकरणों को संतुष्ट करने वाले क्षेत्र का ये ग्राफीय निरूपण हो गया। तो ये जो क्षेत्र बन के आया इसी को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सुसंगत या संभाव्य क्षेत्र। सुसंगत या संभाव्य क्षेत्र दोनों नाम है इसके, सुसंगत क्षेत्र या संभाव्य क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया। वह क्षेत्र जो दिए गए प्रतिबंधों का पालन करे और उससे जो ग्राफीय निरूपण हो उसी को क्या कहेंगे, सुसंगत क्षेत्र। और x और y के मानों का वह समुच्चय जो रैखिक प्रतिबंधों को संतुष्ट करे उसे क्या कहेंगे, सुसंगत हल। ठीक है, ये इसकी परिभाषाएं पूरी हो गई। अब इसके जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें इसकी सारी परिभाषाएं एक बार और क्लियर कर देंगे। और एक यहाँ पे परिभाषा ये रह गई है, सीमांत मान रह गया। सीमांत मान क्या होता है, देखो दोनों मान लेंगे ना, सुनो मेरी बात को, दोनों मान लेंगे तो वो क्या होगा, सीमांत मान। और दोनों में से एक लेंगे कोई, महत्तम या न्यूनतम, तो उसको क्या कहेंगे, इष्टतम या अनुकूलतम। बात समझे। मान लो z के दो मान आ रहे हैं, न्यूनतम मान आ रहा है z का 2, अधिकतम मान आ रहा है 12। तो अगर 2 या 12 लें तो वो क्या होगा, इष्टतम या अनुकूलतम। और 2 और 12 दोनों लें तो इसको क्या कहेंगे, सीमांत मान। अंतर समझ में आया। दोनों मानों को लेंगे तो वो सीमांत मान है, दोनों में से कोई एक मान लेंगे तो इष्टतम या अनुकूलतम मान है। ठीक है।